अरे हम शेर हैं, शेर सिंघों की औलादे हैं, शेर किसी से डरते नहीं। जाके कह दो उन पाकिस्तानी को, हम डरते नहीं अड़बम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर जाए, सिंघों की ये औलाद नहीं। इस भरतवंश के पानी की तुमको पहचान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा इंडो पाक वॉर 1965। इससे पहले दोस्तों, अगर किसी ने हमारे जो वॉर हमने दिखाई थी इंडियन चाइना वॉर 1962, अगर वो किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वीडियो देखिए। उसके साथ ही इस वीडियो में लिंकअप करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडो पाक वॉर जो 1965 है, इसका बैकग्राउंड क्या था, ऐसे क्या कारण हुए कि ऐसी स्थिति आ गई थी। तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं इसमें कि देश आजाद होता है 1947 में, वो भी दो हिस्सों में। एक होता है हमारा प्यारा भारत और एक होता है पाकिस्तान। तो दोस्तों, पाकिस्तान शुरुआत से ही अपनी हरकतें दिखानी शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में वो कश्मीर पे हमला करता है 1948 में। उसके कारण वहां पर विवाद हो जाता है और पीओके जैसा एक पार्ट वहां पर बनके आगे आ जाता है। इसके बाद इंडिया और चाइना की वॉर होती है, जिसमें इंडिया थोड़ा पीछे रह जाता है। इसी का ही फायदा उठाता है पाकिस्तान और यही बैकग्राउंड बनता है इंडो पाक वॉर 1965 का भी। तो समझते हैं दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा इंडो पाक वॉर के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप एग्जाम्स की बातें करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वन बाय वन लगभग हर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आपको काफी कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा, इसलिए प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काफी चीजें यहाँ पर आज आपको जानने के लिए मिलेगी। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की जो हरकत रही है ये शुरू से ऐसे इस तरीके से रहा कि उसने कभी खुद के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जितना भारत के ऊपर ध्यान दिया, और इसी चक्कर में आज का जो पाकिस्तान का हाल है वो आप सब भली भांति जानते हैं। तो बट आज हम कंसंट्रेट जो करेंगे वो करेंगे इंडो पाक वॉर 1965 के बारे में। देखिए, इसका जो बैकग्राउंड है, जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, वो यही होता है कि जो 1962 में भारत और चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसमें भारत पीछे रह जाता है। इसी को एक हिम्मत मिलती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को लगता है कि अगर चाइना ने भारत को यहाँ पर डिफीट कर दिया है, हरा दिया है, तो हो सकता है कि हम भी इंडिया को क्या कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं। तो इसी मंसूबे से वो अपने काम को आगे करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर आता है, ये तो एक इसमें आपने एक चीज समझनी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा कोल्ड वॉर के बारे में, ठीक है जी, शीत युद्ध के बारे में। अगर ये कोल्ड वॉर आपने समझ लिया तो इस युद्ध के बारे में भी आपको काफी कुछ जानने को मिल सकता है। देखिए, कोल्ड वॉर में क्या होता है कि जब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो सारी की सारी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ जाती है। यहाँ पर एक हिस्सा होता है यूएसए के साथ और दूसरे होते हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक है दोस्तों, तो कुछ लोग होते हैं किसके साथ, यूएसए के साथ, कुछ लोग होते हैं यूएसएसआर के साथ। अगर यहीं पर भारत की बात की जाए, भारत ना तो यूएसए के सपोर्ट में होता है और ना ही यूएसएसआर के सपोर्ट में होता है, क्योंकि इंडिया का कहना होता है कि हम अभी आजाद हुए हैं, पहले हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, युद्ध के बारे में हम नहीं सोचेंगे। बट जो पाकिस्तान होता है वो साथ देता है यूएसए का। यहाँ पर पाकिस्तान बहुत बढ़ चढ़कर साथ देता है यूएसए का, और इसी से ही पाकिस्तान को बहुत मदद मिलती है। कहां से, अमेरिका की तरफ से। इस युद्ध में 1965 में जो पाकिस्तानियों ने जो हथियार इस्तेमाल किए थे, मैक्सिमम वेपन्स जो थे उनके पास यूएसए के थे और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के वेपन्स थे। तो यही जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर का मतलब है कि युद्ध अभी नहीं हो रहा है बट युद्ध की स्थिति बनी हुई है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो ये किसके बीच में हो रहा होता है, यूएसए एंड यूएसएसआर में। एक बार एक क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी होता है जिसमें दोनों के दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वॉर तक की स्थिति आ गई थी, बट आगे चल के इसको रोक दिया गया, ऐसी स्थिति नहीं आने पाई। तो दोस्तों, फिर से आते हैं हम अपने टॉपिक में। मुझे उम्मीद है कि आपको कोल्ड वॉर के बारे में जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान ने यहाँ पर यूएसए का सपोर्ट किया तो यूएसए की तरफ से पाकिस्तान को काफी हथियार मिले हैं। एयरफोर्स को भी उनको मजबूत किया गया, थल सेना को भी उनकी मजबूत किया गया, नेवी में भी काफी ज्यादा। जो पीएनएस गाजी है, जिसे मैंने आपको बताया था 1971 के युद्ध में भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, वो भी पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से ही मिलता है।
नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर दोस्तों, क्या होता है 1964 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है। देखिए जो नेहरू जी थे ये क्या थे, वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़े नेता के नाम से जाने जाते थे, और जब इनकी मृत्यु होती है तो भारत में एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाता है कि जो पार्टियां होती हैं उनमें आपस में मतभेद होने शुरू होते हैं कि अब नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा, देश का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाएगा, और आगे चल के प्रधानमंत्री बनाया जाता है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को। इसके बाद दोस्तों जो हमारे देश की जो इकोनॉमी होती है ये भी काफी बुरी तरह से गिर रही होती है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले पब्लिक सेक्टर पे ही ध्यान दिया जाता था, प्राइवेट सेक्टर को इतने ज्यादा भारत में मौके नहीं थे। आगे चल के 1990 के दशक में भारत की इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी कर दिया गया था, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि जो कश्मीर का मुद्दा था, यहाँ पर जो कश्मीर का डिस्प्यूट था, इसके ऊपर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। ये मुद्दा यूएन के कारण 1948 से ही अटका हुआ था, ना पाकिस्तान की तरफ से कुछ इसमें आगे बात की जा रही थी ना इंडिया की तरफ से, तो ये मुद्दा अटक चुका था। तो यही सारे कारण बनते हैं कि पाकिस्तान को लगता है कि अब वो भारत के ऊपर अटैक कर सकता है और इस कश्मीर को, पूरे जम्मू एंड कश्मीर को पूरे के पूरे अपने हिस्से में ले सकता है। तो दोस्तों इसके बाद जो हमें समझना है वो समझना है हमें कच्छ के बारे में। कच्छ में क्या होता है, कुछ झड़पें शुरू होती है भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में। इसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा कारण था यहाँ पर जो हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा लगा कि वो भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, भारत को वो मजबूर कर सकता है। तो इसी के बारे में थोड़ा सा जानिए यहाँ पर, क्योंकि इसके बिना आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है यहाँ पर, कच्छ आपको पता है कि गुजरात और राजस्थान के पास जो हिस्सा है जहां से हमारी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ मिलती है वो हिस्सा है कच्छ। वहां पर कुछ झड़पें शुरू होती है, किसके बीच में, हिंदुस्तानी फौज के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। देखिए ये थोड़ा सा रफ एक मैप के तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए ये वाला हिस्सा है पाकिस्तान का और ये वाला हिस्सा है इंडिया का। ठीक है दोस्तों, और ये इनके बीच में यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर। जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर कच्छ वाले हिस्से पे गुजरती है, ठीक है दोस्तों, कहां पर गुजरती है, कच्छ वाले हिस्से पर जब ये गुजरती है तो ये कुछ इस तरीके से है। और यहां पर एक जगह है जिसका नाम है सर क्रिक। क्या नाम है इस जगह का, सर क्रिक। क्या नाम है इस जगह का, क्या नाम है, सर क्रिक। तो पाकिस्तान के देखिए जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो तो ये है, बट जो पाकिस्तान कहता है वो इंटरनेशनल बाउंड्री इस नीचे वाली को मानता है। ठीक है दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री किसको मान रही है, इस वाली को, बट जो पाकिस्तान है वो इस वाली बाउंड्री को क्या बोल रहा है कि ये क्या है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो ये सर क्रीक वाला हिस्सा है ये किसके पास आ जाता है, पाकिस्तान के पास आ जाता है। बट हिंदुस्तान कहता है कि सर क्रीक वाला जो हिस्सा है वो हमारा है। देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये बेसिकली क्या है, जब बारिश हो रही होती है तब तो यहाँ से पानी बहता है, नदियां बहने लग जाती है, बट जब बारिश नहीं होती है तो ये दलदली हिस्सा है। यहाँ पर ज्यादा डिस्प्यूट का कारण नहीं होना चाहिए था, बेसिकली दलदल है यहाँ पर टोटली। और जो सर क्रीक है ये बिल्कुल दलदल वाला पार्ट है। बट जो पाकिस्तान होता है उसे कुछ बहाना चाहिए होता है यहाँ पर युद्ध करने के लिए, तो पाकिस्तान कहता है कि जो सर क्रीक वाला हिस्सा है इसको हम लेंगे, ये हमारा हिस्सा है। और पाकिस्तान यहाँ पर क्या करता है, छोटी मोटी झड़पें स्टार्ट करवा देता है, फायरिंग करनी शुरू करता है। तो भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई होती है और भारत भी क्या करता है, यहाँ पर फायरिंग करनी शुरू कर देता है। बट ये ज्यादा मुद्दा नहीं होता, ज्यादा आगे तक नहीं बढ़ता है। यहीं पर ही क्या होता है, इसी मुद्दे में यहाँ पर एंट्री हो जाती है ब्रिटेन की, ब्रिटिश की यहाँ पर एंट्री होती है। क्योंकि देखिए ब्रिटिश की क्यों एंट्री हुई है, क्योंकि जो दोनों देश है कहां से, किन से बनाए गए हैं, ब्रिटेन के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इंग्लैंड यहाँ पर आके मध्यस्थता करता है। इंग्लैंड कहता है कि भाई आपको ये डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए, फायरिंग नहीं करनी चाहिए, गोली से बात नहीं बनेगी, आपको बोली का सहारा लेना चाहिए। मतलब ब्रिटेन के कहने पर भारत और पाकिस्तान क्या करते हैं, बेंच के ऊपर डिस्कस करने के लिए इस टॉपिक को यहाँ पर आने को तैयार हो जाते हैं। अब देखिए यही एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है इंडिया की, गलती नहीं कह सकते हैं बट पाकिस्तान इसको गलत समझ लेता है। पाकिस्तान को लगता है कि भाई अगर हम इंडिया के ऊपर फायरिंग करें या फिर इंडिया का थोड़ा सा भी हिस्सा हम अपने अंडर में ले लें तो इंडिया क्या करेगा, बेंच के ऊपर आ जाएगा, बात करने के लिए आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। कहते हैं ना कि भारत में बुद्ध भी है और युद्ध भी है। अगर आप बुद्ध चाहते हैं तो बुद्ध मिलेगा, अगर आप युद्ध चाहते हैं तो आपको
युद्ध मिलेगा। तो दोस्तों यही एक गलती, यही समझ जाता है पाकिस्तान को लगता है कि आगे चल के अगर हम कश्मीर के कुछ हिस्से को अपने अंडर में कर लें तो क्या होगा कि भारत कुछ जवाबी कार्रवाई तो कर नहीं पाएगा, और ये क्या करेगा कि टॉकिंग के थ्रू, बातचीत के थ्रू इस मुद्दे को सुलझाएगा। और इसी का ये एक अपने हिस्ट्री भी देखता है कि जैसे हमने जब 1948 में कश्मीर में कब्जा किया था तो जो हिस्सा हमारे हिस्से में आ गया था, जो कश्मीर का एरिया, वो आज भी पाकिस्तान के पास ही है। तो यही पाकिस्तान सोचता है और ये एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है। ये जो कच्छ के कारण जो सर क्रीक का जो मुद्दा था, यही एक बैकग्राउंड तैयार हो जाता है एक बहुत बड़ी लड़ाई का, जो होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1965 में। तो दोस्तों पाकिस्तान को ये लगने लगता है कि अगर वो भारत के कुछ हिस्सों पे फायरिंग करता है और कुछ हिस्सों को कैप्चर कर लेता है तो क्या हो सकता है कि वो कश्मीर को अपने हिस्से में मिला लेगा। और भारत जब एक बार अगर कश्मीर पाकिस्तान में मिल गया तो भारत बातचीत के लिए मजबूर हो जाएगा, और बातचीत तो सालों साल तक चलती ही रहेगी। आपको पता है कि 1948 में जो कश्मीर का मुद्दा यूएन में गया था वो आज तक नहीं सॉल्व हो पाया है। तो बातचीत तो चलती ही रहती है, जैसे कि अभी भी इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत हुई है। बट बातचीत में क्या होता है, हर जो टीम है वो अपने अपने मुद्दे रखती है, बट कोई भी एक दूसरे के मुद्दे को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इसी के आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान शुरू करता है ऑपरेशन गिब्राल्टर नाम से शुरू होता है अगस्त 1965 में। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान का जो मेन मुद्दा था ये था कि जो कश्मीर का जो मुद्दा है, जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता है, जो कि क्या है बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है, इसको फिर से शुरू करना है। ये ठंडे बस्ते में जो पड़ा हुआ है इसको हॉट करना है, गर्म करना है, इस मुद्दे को उठाना है। तो इसी मुद्दे को आगे उठाने के लिए पाकिस्तान क्या करता है, अपने पैराट्रूपर्स को, स्पेशल फोर्सेस को कश्मीर में लैंड करवाता है, और क्या करता है कि बॉर्डर के पास से कई सारी घुसपैठ भी करवाता है अपने सैनिकों की। यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो मेन मकसद था वो ये था कि जितनी भी कश्मीर की जो मेन जगह है वहां पर कैप्चर कर लेना उनको, जैसे कि पोस्ट ऑफिस है, कम्युनिकेशन वाले जो हिस्से होंगे, ब्रिजेस जो है, उन सबको कैप्चर कर लेना है। बट ये जो ऑपरेशन होता है ये टोटली फेल हो जाता है। इसके कारण क्या होते हैं, इसके फेल होने के कारण ये होते हैं कि जो कश्मीर के जो लोग होते हैं वो वही पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़कर आर्मी, जो इंडियन आर्मी है, इनको सौंप देते हैं। तो ये ऑपरेशन जो है वो टोटली क्या हो जाता है, पाकिस्तान का फेल हो जाता है। बट आप हिम्मत तो देखिए पाकिस्तानियों की, ये फिर से एक ऑपरेशन शुरू करते हैं। इस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, और इस ऑपरेशन में वो अपनी पूरी फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ कश्मीर के ऊपर अटैक करते हैं, टोटली फुल फोर्स के साथ। याद रखिएगा यहाँ पर जो पाकिस्तानी है इनके पास बहुत ही अच्छे वेपन्स हैं, इनके पास टैंक्स हैं, इनके पास जो एयरफोर्स है वो भी अमेरिका के द्वारा दी गई है, और जो सबमरीन है इनकी, जो सबसे बेस्ट सबमरीन है PNS गाजी, जो 1965 में भी इनके पास होती है, वो भी है इनके पास। टैंक्स की बात करें तो इनके पास पैटेंट टैंक है अमेरिका के दिए हुए। बट मैं आपको बताऊंगा कि भारत के लोगों ने, इन भारत के सैनिकों ने इन पैटेंट टैंक की क्या हालत की थी, जरूर आपको पता चलेगा इसमें। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझिए कि ग्रैंड स्लैम में ये मेन अटैक करते हैं अखनूर पर। ये मैंने थोड़ा सा एक रफली सा डायग्राम, रफली मैप बनाया है, इतना अच्छा नहीं बन पाया है। तो ये है पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर। तो जो ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको दोस्तों, ये है POK, और जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये है LOC लाइन, जो कि 1965 की वॉर के बाद खिंच गई थी। इससे पहले इसको सीज फायर लाइन कहा जाता था। और जो ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा लेह लद्दाख वाला हिस्सा है। देखिए यहां से ये POK वाले हिस्से में आके ये पड़ता है अखनूर। ठीक है दोस्तों, क्या है ये अखनूर वाला हिस्सा है। अखनूर पे अटैक करने का क्या कारण था पाकिस्तानियों का, अगर ये अखनूर पर अटैक कर लेते तो यहां पर वैली है, जिस वैली का नाम है पुंछ एंड राजौरी वैली। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, पुंछ और राजौरी वैली है। तो होता क्या, अगर पाकिस्तान अखनूर पे कब्जा कर लेता तो ये जो वैली है पुंछ और राजौरी वैली, इसके ऊपर भारत का संपर्क कट जाता, और इसी के ही बगल में है फिर यहाँ पर कश्मीर वैली। तो पूरे के पूरे इस हिस्से पे क्या हो जाता, पाकिस्तानियों का कब्जा हो जाता। बट पाकिस्तानी इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। जो भारत की जो सेना होती है वो अखनूर को बचा लेते हैं, और ये ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम है, इसी के तहत अखनूर को तो भारत बचा लेता है। बट वॉर शुरू हो जाती है किनके बीच में, भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान अपनी पूरी फोर्स के साथ भारत के ऊपर अटैक करता है, बहुत बढ़िया वेपन्स के साथ, बहुत बढ़िया आर्टिलरी सबके साथ, बहुत तेजी से, बहुत हिम्मत के साथ भारत के ऊपर
अटैक करता है। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को अंडर प्रेशर लाने के लिए भारत एक नया फ्रंट खोल देता है पंजाब साइड से, और पंजाब साइड से पाकिस्तान के ऊपर इंडिया अटैक कर देता है। और भारत की जो आर्मर्ड डिवीजन है, आर्मर्ड डिवीजन का मतलब होता है कि वो हिस्सा जो जिसके पास टैंक्स होते हैं वो उसको क्या कहा जाता है, आर्मर्ड डिवीजन कहा जाता है। तो ये आर्मर्ड डिवीजन एंटर कर जाती है लाहौर के स्टार्टिंग तक, मतलब लाहौर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी तक भारत की आर्मर्ड डिवीजन पहुंच चुकी होती है। तो इसी का ही जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान भी भारत के ऊपर अटैक करता है, और भारत के एक शहर होता है खेमकरन नाम से, भारत से 5 किलोमीटर अंदर की तरफ, कितना 5 किलोमीटर भारत के इनसाइड अंदर की तरफ खेमकरन नाम का जगह है, वहां पर पाकिस्तान कब्जा कर लेता है। आगे चल के इनका मुद्दा ये होता है कि अगर भारत लाहौर पे कब्जा करता है तो पाकिस्तान अमृतसर पे कब्जा करेगा, और अमृतसर से फिर वो आगे दिल्ली तक बढ़ जाएगा। बट दोस्तों इसके आगे ये बात नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि भारत खेमकरन को फ्री करवा लेता है, पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर निकाल लेता है। खेमकरन को फ्री करवाने के लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था यहाँ पर, जिसका नाम होता है असल उत्तर वॉर। क्या है? असल उत्तर वॉर। दोस्तों ये जो युद्ध होता है असल उत्तर युद्ध जो है ये, इसमें बेसिकली टोटली ही दोनों फोर्सेस के आर्मर्ड फोर्स के बीच में होता है। भारत के पास 135 टैंक होते हैं और जवाब में पाकिस्तान के पास 264 टैंक होते हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तानी टैंक है ये सारे के सारे पैटेंट टैंक है, उस समय के बिल्कुल ही लेटेस्ट वाले टैंक है, और भारत के पास पुराने शर्मन टैंक है यहाँ पर। बट फिर भी इसमें जीत होती है भारत की। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा एक इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको पैटेंट टैंक के बारे में। जब अमेरिका ने पैटेंट टैंक का निर्माण किया था तो अमेरिका का ये दावा था कि हमारे इन टैंकों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। होता क्या है, क्या जब भी कोई देश नया हथियार बनाता है तो उसकी क्या होती है कि दूसरे देशों को इन्वाइट किया जाता है कि उसको खरीदा जाए आके। तो उसी समय भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो होते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो उन्हीं के साथ ही भारत के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, वो उनके साथ उसकी इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं टैंकों के बारे में। अगर होमी जहांगीर बाबा कहते हैं टैंक अच्छे हैं तो टैंक भारत भी खरीदता। बट होता क्या है, वहां पर जो CIA होती है, जो अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, ये बहुत नजर रख रखी होती है इन्होंने होमी जहांगीर बाबा के पास के ऊपर की भाई इनको ना टैंक के ज्यादा पास नहीं जाने देना है। मतलब उन टैंकों में कुछ ना कुछ तो कमी थी कि अगर ये बंदा उस टैंकों के पास जाएगा तो ये उसकी ना कमी का पता लगा लेगा। बट होता क्या है कि होमी जहांगीर बाबा जब टैंक का निरीक्षण कर रहे होते हैं तो उनको वहां पर कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ मिल जाता है, और वो टुकड़ा अपने जेब में रख के भारत में आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये टैंक एक भी नहीं चाहिए। तो अमेरिका को वैसे भी ये बुरी बात लगती है कि भाई भारत क्या है इतने लेटेस्ट टैंकों को खरीदने से मना कर रहा है। बट जो पाकिस्तान है ना, ये भर भर के ये वाले टैंक खरीद लेता है। इनको लगता है कि इन टैंकों को कोई बर्बाद तो कर ही नहीं सकता है। बट दोस्तों जब ये युद्ध छिड़ता है तो भारत सबसे ज्यादा इन पैंटेड टैंक को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा है ये कुछ ऐसी बुलेट्स बनाते हैं जो इसके ऊपर मैग्नेटिक कवरिंग की जाती है जो कि टैंक को डिस्ट्रॉय करती है। और दोस्तों इसी युद्ध के दौरान जो ये असल उत्तर वॉर हुई थी, बेसिकली इसकी जो डेट है ये 8-10 सितंबर के बीच का युद्ध है। 8-10 सितंबर के बीच 1965 का युद्ध है। यहाँ पर भारत के एक वीर जवान होते हैं जिनको आगे चल के मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया है। उनका नाम होता है क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद। तो जो अब्दुल हामिद होते हैं ये अकेले ही 6 पैटेंट टैंक, ठीक है दोस्तों, कितने पैटेंट टैंक, अकेले ही 6 पैटेंट टैंक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये अमेरिका के ऊपर एक बहुत ही बड़ा चाटा होता है कि भैया आप जो विश्वास के साथ बोल रहे थे कि इन आपके टैंकों को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, और इंडिया की बुलेट्स ने ही इनका ये हाल कर दिया। बुलेट्स का मतलब है दोस्तों कि ग्रेनेड भी है, यहाँ पर बड़ी चीजों की बात की जा रही है। तो इस युद्ध में जीत होती है भारत की, और भारत जो खेमकरन नाम की जगह जहां पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था इसको टोटली फ्री करवा लेता है। तो दोस्तों ये युद्ध आगे बढ़ता है। अब जो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स होती है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स होती है, ये भी भारत के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि इनके पास भी यूएस के बहुत बढ़िया वाले एयरक्राफ्ट के होते हैं यहाँ पर। और उसी से ये क्या करती है, भारत के ऊपर अटैक करती है, बहुत हैवी बम्बार्डमेंट की जाती है भारत के ऊपर। बट दोस्तों भारत की जो एयरफोर्स होती है ये भी इसका करारा जवाब देती है, और कहा जाता है कि ये युद्ध अगर कुछ समय और चला होता, 1 या 1.5 महीने और चल जाता, तो पाकिस्तान के पास जो भी उनका जो हथियार था, गोला बारूद था, वो खत्म हो जाता, और इस युद्ध में भारत का जो हैंड होता है वो अपर हैंड होता है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों भले ही पाकिस्तान के पास बहुत ही अच्छे हथियार थे, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन हथियार चलाता तो इंसान ही है, हथियार चलाता तो फौजी ही है ना। अब भले ही बड़े बड़े हथियार हाथ में ले लो, अगर चलाने ही ना आते हो तो क्या होगा। बट जो भारत की जो स्ट्रेटेजी रही थी इस युद्ध में बहुत बढ़िया रही थी। जो भारत के आर्मर्ड डिवीजन थे इनके बहुत ही प्लानिंग के साथ काम किया गया था। तो इंडिविजुअल का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सिर्फ हथियार ही सब कुछ नहीं होते। हथियार तो जस्ट एक रिसोर्स होता है आपके हाथ में, बट उनको चलाने वाला तो इंसान ही होता है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, आगे चल के सीज फायर कर दी जाती है। यहाँ पर यूएसए और यूएसएसआर की काफी इन्वॉल्वमेंट होता है और इस युद्ध विराम लगाया जाता है 22 सितंबर 1965 में। और अगले ही दिन से दोनों के दोनों ये जो देश थे लड़ना बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो सोर्स है कि भाई किसके पास कितना हिस्सा था, किसका अपर हैंड था, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती है, क्योंकि इंडिया अपने फेवर में बात करता है, पाकिस्तान अपने फेवर में बात करता है। बट जो इंडिपेंडेंट सोर्स है उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि भारत के पास पाकिस्तान का 1840 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ गया था और पाकिस्तान के पास भारत का 540 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था। बट जो भारत के पास था ये पूरा ही फर्टाइल एरिया था, जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां का इलाका था, और जो पाकिस्तान के पास था ये भारत का बंजर वाला इलाका था। तो देखा जाए तो यहाँ पर अपर हैंड जो होता है वो भारत का ही होता है। फिर डिस्कस करते हैं कि इस युद्ध में जीता कौन। देखिए दोस्तों इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत भी इसे अपनी जीत के तौर पर मनाता है और पाकिस्तान भी इस युद्ध को अपनी जीत के तौर पर मनाता है। बट अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज की बात की जाए तो कहा जाता है कि भारत का यहाँ पर अपर हैंड था। अगर एक महीने भी ये युद्ध और चल जाता तो भारत पाकिस्तान को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता था, पाकिस्तान का गोला बारूद टोटली खत्म होने वाला था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद बेसिकली उस समय ये हुआ करता था यूएसएसआर में, बट अब ये है उज्बेकिस्तान में। तो यूएसएसआर यानी कि ताशकंद में भारत के और पाकिस्तान के मेन लीडर मिलते हैं। पाकिस्तान भारत की तरफ से जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान से आते हैं आयूब खान। दोस्तों यहाँ पर क्या किया जाता है, 10 जनवरी, ये आपके लिए डेट काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, 10 जनवरी 1966 में ये समझौता होता है। और इस समझौते में कहा जाता है कि युद्ध से पहले जो जो बाउंड्री थी दोनों की दोनों सेनाएं वहीं तक पीछे की ओर हट जाएंगी। देखिए दोस्तों भारत के साथ ये हमेशा दिक्कत रही है। मैंने आपको शिमला एग्रीमेंट में भी बताया था कि भारत का हमेशा अपर हैंड होते हुए भी वो उसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया। भारत यहाँ पर भी कश्मीर वाले मुद्दे को टोटली खत्म कर सकता था। आगे चल के जो बाकी जो युद्ध बंदी होते हैं उनको भी वापस लौटाया जाता है और बात कही जाती है कि हम आगे पीसफुली यानी कि शांति प्रिय तरीके से रहेंगे, इसके ऊपर चर्चा होगी। बट आपको पता है कि 1971 में वॉर होती है, कारगिल में वॉर होती है और अभी भी पाकिस्तान घुसपैठ यहाँ पर करवाता ही रहता है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा था इंडो पाक वॉर 1965 के बारे में। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों आपने हमारी बाकी वीडियो नहीं देखी है, इसमें हमने 1971 के बारे में बताया है और 1962 के बारे में बात की गई है, इंडो और चाइना वॉर के बारे में, तो आप प्लीज उन्हें भी जाके कहिए। और अंत में कुछ लाइनों के साथ ही खत्म करूंगा कि अब के ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये नया भारत है। तो धन्यवाद दोस्तों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।